बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम इसके हमदर्द और दोस्त हो, इसलिए ये हज़यान बक रहे हो। ये मत भूलो कि FBI के हाथ बहुत लंबे हैं। हम तहतुल सरा में छुपे हुए दुश्मन को भी खींच कर निकाल सकते हैं। हमने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया है, वो किसी भी वक्त हमारे कदमों में होगा। इसकी जुबान से FBI का जिक्र सुनकर जहांगीर कुछ परेशान हो गया। एक गैर मुल्की सरकारी एहलकार पर हाथ डालने की कीमत इसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद इसने कहा, तुमने इसके गिर्द घेरा डाल दिया होता तो रिवाल्वर तान कर जबरदस्ती मेरे घर में न घुसते। ये अफसोसनाक बात है कि FBI के अफसर मेरे शहर में गुंडागर्दी कर रहे हैं। बको मत, ऊपर ने चिल्लाकर इसकी बात काट दी। तुम सब बदमाश हो और सब मिलकर डैनी जैसे बदमाश की सरपरस्ती करते हो। कोई किसी की सरपरस्ती नहीं करता, ये तुम्हारा खाम ख्याली है। जहांगीर ने सुकून से जवाब दिया, असल बात यह है कि दुनिया का हर महज़ब शख्स तुम लोगों की मुतकब्बराना हरकतों की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। इस नफरत की वजह से कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम समझते हो कि वो तुम्हारे दुश्मनों के हमदर्द हैं। बुरे आदमी का कोई हमदर्द नहीं होता। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। बेहतरीन लोग बल्कि कौमें तक अमरीकियों के पैर चाटती हैं। यही तुम्हारा बड़बोलापन है जो आखिरकार तुम्हें ले डूबेगा। जहांगीर ने वहीं इसकी बात पकड़ ली। तुम्हारा साथ वो देते हैं जो तुम्हारे चुंगल में फंस कर बेबस हैं, या इन्हें तुमसे कोई लालच है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ कोई भी तुम्हारे $2 मिलियन के इनाम के पीछे नहीं भाग रहा। यहाँ की एजेंसियां इसे पाल रही हैं, कौन इसका पीछा करेगा। करोड़ों की आबादी में सारी एजेंसियों की नफरी चंद हजार से ज्यादा नहीं होगी। मौका पाकर जहांगीर ने इसे बहस में उलझा लिया। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ बहुत से लोग भूखे सोते हैं। पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी आम है। ये माहौल तहरीश, तरगीब और लालच के लिए बहुत जरखेज है। इसके बावजूद किसी को $2 मिलियन से दिलचस्पी नहीं है। ये तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। तुम्हारे इन फलसफों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर ने तिलमिलाए हुए अंदाज में कहा, तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगे तो मेरे साथ चलना होगा। ये कहते ही ऊपर ने जहांगीर पर अपना रिवाल्वर तान लिया। इस वक्त तक ऊपर रौनत के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। जहांगीर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे इसके सामने खड़ा हुआ था। इसे साफ नजर आ रहा था कि ऊपर जो कुछ कह रहा था इस पर अमल करने का पूरा इरादा रखता था। इमारत का हिफाजती निजाम बहुत सख्त था। पहले भी वहाँ वारदातें होती रही थी, जिनके बाद सिक्योरिटी सिस्टम में मजीद सख्ती आ गई थी। ऊपर ने यकीनी तौर पर इसका भी कोई ना कोई तोड़ सोच लिया होगा। इस जैसा तजर्बेकार सीक्रेट एजेंट आंखें बंद करके किसी के घर में घुसने की हमाकत नहीं कर सकता था। जहांगीर के पास सोचने और फैसला कुन कदम उठाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। ऊपर एक मर्तबा अपनी जगह छोड़ देता तो जहांगीर के लिए दुश्वारी पैदा हो सकती थी। वो बेहतरीन मौका था। अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दूं, जहांगीर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर दिलेरी से सवाल किया, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। डैनी का हर हमायती किसी कीड़े से ज्यादा हकीर है। इसने अपने पिस्तौल की नाल को जुम्बश देकर कहा। इस दौरान में जहांगीर अपने कदमों का तवाज़ुन दुरुस्त कर चुका था। ऊपर का फिक्रा मुकम्मल होते ही इसकी दाहिनी टांग बहुत फुर्ती से हरकत में आई। जहांगीर का वो रद्द अमल इस कदर तेज था, अपने बाएं हाथ पर जोरदार ठोकर पड़ने तक ऊपर को मतलब अंदाजा न हो सका कि वो क्या करने वाला था। ऊपर के हलक से एक दबी दबी इज़तरारी चीख निकली और रिवाल्वर इसके हाथ से निकलकर सोफे के पीछे कालीन पर जा गिरा। जहांगीर ने ऊपर को सोफे से उठने की मोहलत नहीं दी। उछलकर इसके ऊपर सवार हो गया और इसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ऊपर का सारा जोम अपने हथियार पर था। निहत्ते हरीफ को हथियार के जोर पर धमकाना इसका महबूब मशगला मालूम होता था। नौबत हाथापाई पर पहुंची तो वो बौखला गया। चंद मुक्के खाने के बाद इसने भी हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए। इस असना में इन दोनों की पुरशोर इज़तरारी आवाजें सुनकर सलमा बेदार हो गई। वो बिस्तर से उठकर बदहवासी के आलम में ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आई। जहांगीर को एक सफेद फार्म के साथ गुथम गुथा देखकर इसे ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि जहांगीर किसी खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका था।
इसने दिल ही दिल में इस लम्हे को कोसा जब इन दोनों ने स्टेशन 4 के महफूज हिसार को छोड़कर अपने घर मुंतकिल होने का फैसला किया था। जहांगीर के पुराने जख्म पूरी तरह मुंदमिल न होने पाए थे। इस पर नई उफ्ताद आन पड़ी थी। इसे कालीन पर पड़ा हुआ सफेद दस्ते वाला रिवाल्वर भी नजर आ गया था, लेकिन वो आतिशी हथियारों के इस्तेमाल से नावाकिफ थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने शौहर की मदद के लिए क्या करे। इसके देखते ही देखते सफेद फाम ने जहांगीर को अपने ऊपर से उतार फेंका था और वो दोनों ड्राइंग रूम के कालीन पर वैशी दरिंदों की तरह लड़ रहे थे। वो कोई आवाज निकाले बगैर फटी फटी नजरों से वो वैशियाना लड़ाई देखती रही, फिर घबराहट के आलम में अंदर भाग गई। घर के कमरों में जहांगीर के आतिशी खिलौनों के सिवा कोई हथियार नहीं था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहां जाए। इस घबराहट में वो गैर इरादी तौर पर बावर्ची खाने में जा घुसी। वहां का चप्पा चप्पा इसका देखा बाला था। बावर्ची खाने में घुसते ही इसकी नजर वजनी चोबी बेलन पर पड़ी। इसने आओ देखा ना ताओ बेलन उठाया और वापस ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ लगा दी। वो वहां पहुंची तो सूरत हाल में कोई वाज़ेह तब्दीली रोनुमा नहीं हुई थी। ऊपर जहांगीर की तवक्को से ज्यादा सख्त जान साबित हो रहा था। सलमा ने एक तरफ से बेलन थामा और करीब पहुंचकर पूरी कुव्वत से ऊपर की दाहिनी कनपट्टी पर रसीद कर दिया। ऊपर के हलक से हिचकी नुमा तेज आवाज बरामद हुई और इसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। जहांगीर ने इसके ढलकते हुए वजूद पर एक मुक्का रसीद किया तो इसे अंदाजा हुआ कि खेल खत्म हो चुका था। बेलन की ज़रब ने ऊपर को होशो हवास से बेगाना कर दिया था। इसने उठकर सलमा की तरफ देखा। दोनों की नजरें चार हुईं। फिर वो कालीन पर गिरे हुए बेहिस्सो हरकत दुश्मन की परवाह किए बगैर वालहाना अंदाज में एक दूसरे से बगल गिर हो गए। सुबराज के आदमियों के हाथों अगवा के बाद वो जहांगीर पर नाजल होने वाली दूसरी मुसीबत थी जो किसी न किसी तरह टल गई थी। वो लोग हर बार अंदाज बदलकर इस पर हमला आवर हो रहे थे। नीचे STF के कम अज कम 2 मुसल्लह अहलकार इनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी मुलाकाती के दोस्ताना रूप में आने वाले ऊपर पर शुबा नहीं कर सका। जज्बात के लम्हाती गर्दाब से निकलते ही जहांगीर अपने बेहोश हरीफ की तरफ मतवज्जो हुआ तो इसके फरिश्ते कूच कर गए। ऊपर बेहोशी के मरहले से बहुत आगे निकलकर मौत की अंधी और बेरहम वादियों में पहुंच चुका था। इनके फ्लैट में FBI के एक अफसर की लाश का पाया जाना बहुत संगीन वाकया होता। जहांगीर को अंदाजा था कि इस वाकये के नतीजे में वो पाकिस्तानी कानून की रो से तख्तादार तक भी पहुंच सकता है। फ्लैट में जो कुछ हुआ गैर इरादी तौर पर हुआ। सलमा को कतई अंदाजा नहीं था कि जुनून के आलम में लगाई हुई बेलन की ज़रब मोहलक साबित होगी। इसके बावजूद वो कत्ल की वारदात थी। इनके फ्लैट में ऊपर का गैर कानूनी दाखिला भी इन्हें इस इल्जाम से नहीं बचा सकता था। ऊपर की मौत की खबर सुनते ही सलमा ने रोना शुरू कर दिया। जहांगीर के हाथ पैर फूले हुए थे। वो अव्वल खान से राब्ता करने से घबरा रहा था। इस आड़े वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एतमाद कर सकता था और मैं गायब था। इसने मिन्नत समाजत करके और वाक़े के मुज़ामरात का खौफ दिलाकर सलमा को बेदिक्कत तमाम खामोश किया और खामोशी से इस लाश को घसीट कर एक करीबी कमरे में बंद कर दिया। गनीमत ये हुआ कि बेलन की चोट से ऊपर की कनपट्टी नहीं फटी, जिसके सबब कहीं खून का कोई दबा नहीं आया था। किसी बेतुकी अंदरूनी ज़रब से ऊपर का काम तमाम हुआ था। जहांगीर ने ऊपर की लाश का जिक्र किए बगैर एक अहम जरूरत का हवाला देकर अव्वल खान से मेरा फोन नंबर हासिल किया और फौरी तौर पर मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर डाली। इसे ये जानकर सदमा हुआ कि मैं मौजूद नहीं था। इसने अपने मसले पर गजाला से कोई बात नहीं की और तानबे तकदीर होकर मेरी जवाबी कॉल के इंतजार में बैठ गया। मेरे फोन करने पर जब मुझे वो तफसीलात मालूम हुई तो मेरे दिल में मुजरमाना एहसास औद कर आया। इससे पहले जलाल को फोन करके मैंने ज्यादती की थी। जहांगीर के लिए एक लम्हा अहम था। इसकी रुईदात सुनते हुए मेरे जहन में जिस हाल ने सर उबारा था, इसके लिए ऊपर की लाश का गर्म रहना जरूरी था। लाश ठंडी होकर अकड़ जाती तो मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तुम आराम से बैठे रहो, मैं अभी अव्वल खान से बात करता हूँ। वो आकर लाश ले जाएगा। वो खुद आए या अपने आदमियों को भेजे। तुम इस वाक़े के बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे। मैंने सब कुछ सुन लेने के बाद कहा। इसकी कहानी सुनते हुए मेरा जहन तेजी से काम करता रहा था।
था। जहांगीर को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि लाश की बरामदगी इसके फ्लैट से जाहिर न हो। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया, जहांगीर इस वाक़े से खाइफ था। जब मैं कह रहा हूँ तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने सख्ती से कहा, हौसला रखो, घर साफ कर लो और अपने मामूलात को बरकरार रखो। हमारे हलक से पानी तक नहीं उतर रहा, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। यहाँ से 6 फुट की लाश ले जाई जाएगी तो हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। ये परेशानी अपने जहन से झटक दो। अभी लाश गर्म होगी, वो इसे बोरी में डालकर ले जाएंगे। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा तुम्हारे घर से क्या गया है। यार तुम ग्रेट हो। जहांगीर की तशक्कर अमेज आवाज आई। तुमने बहुत अनोखी तरकीब सोची है। हम दोनों ये सोच सोच कर हलकान हो रहे थे कि हमारे घर से लाश कैसे जाएगी। तुमने ये मसला चुटकी बजाते ही में हल कर। मैं अव्वल खान से बात करके दोबारा फोन करता हूँ। मैंने इसकी बात दरमियान से उड़ाकर फोन बंद कर दिया। अव्वल खान की तलाश में इधर उधर फोन करने में वक्त का ज़िया होता। मैंने इसके मोबाइल नंबर पर इसे घेर लिया। फौरी तौर पर अपने 2 आदमी एक बड़े बोरे के साथ जहांगीर के घर भेज दो। सलाम दुआ के बाद मैंने किसी तुमहीद के बगैर कहा, वहाँ एक गोरे की लाश मौजूद है, इसे बोरी में डालकर वहाँ से निकालो और स्टेशन 4 मंगवा लो। किसकी लाश है, वहाँ क्या हुआ है? अभी तक मेरे आदमियों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। वो दिन रात वहाँ मामूर हैं। इसकी तहय्यरज़दा आवाज आई। दुश्मनों को मालूम हो चुका है कि इस इमारत की निगरानी हो रही है, वो इसका तोड़ कर लेते हैं। तुम आदमी भेजो। लाश अकड़ गई तो इसे ताबूत में लाना पड़ेगा। इसे बोरी में निकालना अहम है। तुम अपने आदमियों से कह दो, बाकी बातें होती रहेंगी। मैंने इसे ये पूछने की जहमत भी नहीं की कि वो कहाँ था और क्या कर रहा था। इसे अपनी नादिरशाही जरूरियात से आगाह कर दिया। ये गनीमत था कि वो इस वक्त स्टेशन 4 पर ही था, क्योंकि मैंने अपने रिसीवर में वो सब सुन लिया जो इसने अपने किसी आदमी से मुखातब होकर कहा था। यहाँ से किसी को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने आदमी को हदायत देने के बाद अव्वल खान मुझसे मुखातब हो गया। मैंने इसके फ्लैट की निगरानी करने वालों के लिए ऑर्डर दे दिया है। अभी वायरलेस पर इनसे कह दिया जाएगा, वो बोरी लेकर चंद मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम ये बताओ कि जहांगीर के घर पर क्या हो रहा है। अव्वल खान ने जबरदस्त बंदोबस्त के बारे में जानकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने इसे जवाब दिया तो मेरी आवाज से तनाव रुखसत हो चुका था। मैंने कहा, वहाँ बेलन चला है। जबरदस्ती आने वाले ने अपना नाम हुपर बताया था। हो सकता है कि वो FBI का ही अफसर हो। मेरे आदमी वहाँ दिन रात बैठे रहते हैं। वो ऊपर कैसे पहुँच गया? अव्वल खान को खलश थी कि इसके मुस्तैद आदमी एक मर्तबा फिर बैठे रह गए थे। दुश्मन कामयाब होते होते रह गया। अव्वल खान को इस वारदात की तफसीलात से आगाह करना बहुत कठिन मरहला था। वो पे दर पे सवालात किए जा रहा था। लाश उठवाने का बंदोबस्त हो चुका था। मुझे वक्त गुजरने की परवाह नहीं रही थी। मैं सुकून से तफसीली जवाबात देता रहा। तो यूं कहो कि आज सलमा भी सफ़े अव्वल में आ गई है। वो सब कुछ सुनकर बोला, इसे होल उठ रहे होंगे। मैंने हंसते हुए कहा, वक्ती जोश या इश्तियाल में आकर आदमी हर काम कर गुजरता है। होश आता है तो वो अपनी कार्रवाई पर लर्द कर रह जाता है। जो कुछ हुआ वो नागजीर था। सलमा बेलन इस्तेमाल ना करती तो वो जहांगीर को निकाल ले जाता या फिर इसे कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देता। तुमने लाश उठवाने के लिए कह दिया है, लेकिन ये मामला कैसे हैंडल होगा? हो सकता है कि इसने अपना नाम गलत बताया हो, मगर वो कोई ना कोई अमेरिकी एजेंट ही होगा। इस बार हम बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फंसे जरूर हैं, लेकिन इस उलझन से निकलने का एक रास्ता भी नजर आ रहा है। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे आदमी पोशीदा तरीके से लाश को छुपा कर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा। इस बारे में तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अव्वल खान ने मुझे यकीन दिलाया। तुम्हारे मंशा के मुताबिक मैंने अपने आदमियों के लिए हदायत जारी कर दी है। लाश ठंडी होकर अकड़ गई तब भी वो खुश असलूबी से अपना काम कर लेंगे। ये बताओ कि इससे आगे तुम क्या सोच रहे हो? आजकल मैं एक बड़े मसले में फंसा हुआ हूँ। तुम्हारी दी हुई खबर ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि इस इत्तफाकी हादसे का क्या बनेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर लो। ऊपर की लाश को हैदराबाद के गिरदोनवा में किसी कच्ची नहर से बरामद होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अव्वल खान की आवाज से मायूसी मुतरशा थी। ये भाग दौड़ रायगा जाएगी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर की चोट को मौत का सबब करार देगी। हम इसे पानी में डूबने का वाकया करार नहीं दे सकेंगे। मैं जानता हूँ, मैंने इत्मीनान से कहा, इसीलिए मैंने कच्ची नहर की बात की है। आबपाशी की ऐसी नहरों के गदले पानी में जा बजा पत्थर और आबी झाड़ियां मौजूद होती हैं। पानी के तेज बहाव में आदमी का सर किसी भी पत्थर से टकरा सकता है। हाँ, ये बात समझ में आने वाली है। इसकी पुरख्याल आवाज उभरी, तेज रो, नहरों में अच्छे अच्छे पैराग चौकड़ी भूल जाते हैं। अगर वो नहर में नहा रहा था तो हमें लाश पर मौजूद लिबास भी बदलना होगा। मैंने इसकी बात काट दी और कहा, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ये समझ लो कि वो इस इलाके में मौजूद था। वहाँ इसका सामना किसी खतरनाक शख्स से हो गया। अपनी जान को खतरे में पाकर ऊपर ने कपड़ों समेत करीबी नहर में छलांग लगा दी। वो इस शख्स से बच गया, लेकिन बदनसीबी इसका पीछा कर रही थी। पानी के तेज बहाव में वो खुद को नहीं संभाल सका। इसका सर झाड़ियों में छुपे हुए एक पत्थर से टकराया और वो मर गया। पानी में रहने के बाद इसकी फूली हुई लाश बरामद होगी तो इस पर से दूसरे निशानात गायब हो चुके होंगे। तुम्हारी कहानी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। खूब तुमने हर पहलू के बारे में सोचा हुआ है। अव्वल खान वो तफसील सुनकर खुश हो गया। इस मंसूबे में एक जूल है। इसके बड़ों या साथियों को इल्म होगा कि वो जहांगीर के घर गया था। लाश कहीं और से बरामद होगी तो वो एहतजाज करेंगे। हादसे को कातलाना साजिश करार देकर वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ऊपर वहां अपनी गाड़ी से आया होगा। तलाश करके वो गाड़ी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इन्होंने जहांगीर का घर का नाम लिया तो इन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि वो वहां क्यों गया था। अपनी जुबान खोलकर वो इस जवाबदही में गिरफ्तार होना पसंद नहीं करेंगे। ये सर्द जंग है। हमारी तरह वो भी सब कुछ जानते हैं और जान लेंगे, लेकिन इन्हें किसी कानूनी मोशगाफी का मौका नहीं मिल सकेगा। इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुकामी हकाम को मतला किए बगैर ऊपर हैदराबाद क्यों गया था और वहाँ क्या कर रहा था। अव्वल खान की तशवीश रफा हो गई और इसकी आवाज से नया जोश मुतरशा होने लगा। हिफाजती वजूह की बिना पर इनकी हुकूमत ने इन लोगों को नकलो हरकत को महदूद किया हुआ है। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर हमारे अहलकार इनको बुरी तरह रगड़ सकते हैं। ये लोग खिसियाए हुए हैं। वो बोला, तुम्हारा असेब इनके दिलो दिमाग पर सवार है। वो कोई भारी नुकसान उठाते हैं, कुछ दिनों बाद इसे भूलकर मफरूजा कामयाबी की उम्मीद में फिर कोई नई गलती कर बैठते हैं। इस तरह वो अपने कई आदमी खो चुके हैं। ये मोमन की खूबी है कि वो एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता। मैंने हंसकर कहा, इन लोगों से हक और ईमान बहुत दूर है। ये बार बार गलतियां दोहराते हैं। इनकी गलतियां आसानी से गिरफ्त में नहीं आती। एक गहरे सांस के बाद अव्वल खान की आवाज आई, इस मामले पर तुमने मगजननी न की होती तो मैं इसे इतनी आसानी से नहीं सुलझा सकता था। इनका मुकाबला तुम ही कर सकते हो। अपनी इस मजबूरी का अंदाजा होने के बावजूद मुझे शिकायत है कि जहांगीर ने एक शहर में होते हुए मुझसे इस मामले का जिक्र नहीं किया। यहाँ होने वाले वाक़े की खबर तुम हजारों मील दूर से दे रहे हो। जहांगीर से ये शिकायत न कर बैठना। मैंने इसे मशवरा दिया, वो इस वाक़े से बहुत परेशान है। बात मार दाड़ तक महदूद रहती तो वो तुम ही से बात करता। किसी से खून का एतराफ करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो खौफजदा है। इसकी निगाहों में फांसी का फंदा नाच रहा है। वो इसी चक्कर से बच निकलने पर लाख बार खुदा का शुक्र अदा करेगा। मुझे शिकायत नहीं, बस तबीयत को मलाल है। मेरा ख्याल था कि स्टेशन 4 में कुछ दिन गुजार कर इसने मुझे अच्छी तरह समझ लिया होगा। शायद अव्वल खान अपनी इसी शिकायत में हक बजानब हो। मैंने इस मसले पर मजीद बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। वाक़यात अपनी रोह में होते चले गए थे। खतरात का मुदावा करने के लिए हर मुमकिन तदाबीर इख्तियार की जा चुकी थी। इस बारे में मजीद सर खपाना ला हासिल था। वक्त मिला तो मैं रात में किसी वक्त दोबारा फोन करूंगा। मैंने गुफ्तगू खत्म करने की नीयत से कहा, तुम जहांगीर की तरफ से अपना दिल बुरा मत करो। बड़े मसाइब में गिरने के बाद अच्छे खासे आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं। तुमको वक्त कहाँ मिलता है, वहाँ जाकर यहाँ से ज्यादा मसरूफ हो गए हो। किसी भी वक्त तुम कोई बड़ी खबर सुन लोगे। मैंने शोभराज का किस्सा छेड़े बगैर कहा, यहाँ मैं शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त तक मैंने अव्वल खान को शोभराज के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे जरिए वो खबर सिर्फ जलाल तक पहुंची थी। मुझे इससे ये तवक्को नहीं थी कि
इसने इस बारे में आज खुद अव्वल खान को एतमाद में लिया हो। अव्वल खान को इस कामयाबी की जरा भी भनक मिल गई होती तो वो मेरी आवाज सुनकर छूटते ही इस फतह की मुबारकबाद देता। वो बेखबर था, मैंने भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सबब ये नहीं था कि मैं अव्वल खान से वो अहम तरीन वाकया छुपाना चाहता था। वो जिक्र निकालता तो बात बहुत लंबी हो जाती। मुझे एहसास था कि जहांगीर से मेरी तशना गुफ्तगू हुई थी। मैंने दोबारा इसे फोन करने का वादा किया था। वो बेचैनी से मेरे फोन का इंतजार कर रहा होगा। अव्वल खान से बात खत्म करके मैंने जहांगीर को फोन किया तो इसकी आवाज में अजीब सी बेरौनकी रची हुई थी। अव्वल खान के आदमियों के हाथों ऊपर की लाश का हशर देखकर वो दहल गया था। इन दोनों ने फ्लैट पर पहुंचकर इससे सिर्फ लाश के बारे में पूछा था। जहांगीर इन्हें लाश वाले कमरे में ले गया। इन्होंने जहांगीर से मजीद कुछ कहे सुने बगैर ऊपर के बेजान वजूद को बेरहमी से समेटकर बोरी में ठोंसने का काम अंजाम दिया। अपने साथी की मदद से तवाना शख्स ने इस वजनी बोरी को अपनी पुश्त पर लादा। दूसरे ने इस बोरी के उबार वगैरह दुरुस्त किए ताकि किसी देखने वाले को इस बोरी में किसी इंसानी वजूद की मौजूदगी का शुबा न हो सके। इस काम से मुतमिन होकर वो दोनों वहां से चले गए। हम लोग भी माजी में बहुत कुछ करते रहे, लेकिन मैंने ऐसी सर्द मिजाजी और सफाकी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। वो बेजान लहजे में कह रहा था, हमारी मट्टी के दुश्मन इससे बुरे सलूक के मुस्तहिक होते हैं। अब तुम भूल कर भी इसका जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाओगे। तुमने इसे देखा है ना? वो तुम्हारे फ्लैट पर आया था। मैंने कहा, मैं समझ गया। इसने जल्दी से जवाब दिया, मेरी तसल्ली के लिए इतना बता दो कि 6 फुट की इस लाश का क्या किया जाएगा। मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ। ये सब अव्वल खान के सोचने की बातें हैं। तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुमने इस बेलनददा लाश से निजात हासिल कर ली। अब सलमा को संभालने की फिक्र करो। पहला खून इंसान को अंदर से हिलाकर रख देता है। वो दहशतज़दा है। इसे गशी के दौरे पड़ रहे हैं। इस वक्त भी वो बेहोश है। जहांगीर की मायूसाना आवाज आई, इसे देखते रहो। कोई ख्वाब और दुआ देकर इसके असाब को एतदाल पर लाने की कोशिश करो। ऐसा न हो कि वो रात को दहशत से चीखने लगे और तुम्हारा बांडा फूट जाए। जहांगीर दूध पीता बच्चा नहीं था। इसे शी की हौलनाक और खून अशाम सरगर्मियों से किनारा कश हुए एक मुद्दत बीत चुकी थी, लेकिन सिक्का बंद महाज आराई के सारे गुर इसके खून में शामिल थे। ये और बात थी कि शराब के नशे में मदहोश होकर सलमा का खिलौना बनने के लिए वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता था। अच्छी बात यह थी कि इस वक्त वो नशे में नहीं था। अगर रात की मैनोशी का कोई खुमार बाकी था तो ऊपर ने इसे काफूर कर दिया था। इसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाकर मैंने फोन बंद कर दिया। इस दौरान में गजाला बदस्तूर टेलीविजन देखने में मसरूफ रही थी, मगर इसके कान मेरी तरफ लगे हुए थे। तुम हर वक्त टेलीविजन पर क्या देखती रहती हो? अपनी मसरूफियात खत्म करने के बाद मैंने गजाला के शाने पर हाथ मारकर तमस्खर से पूछा, बेकार बैठने से मसरूफ रहना बेहतर होता है। कुछ न कुछ मालूम होता रहता है। इसने मुस्कुराकर मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया, मुझे वक्त नहीं मिलता। कोई काम की बात सुनी हो तो मुझे भी बता दो। अंदरूने खाना होने वाली महाज आराई से सब बेखबर हैं। ले देकर लूप बोरी का वाकया रह गया है। इसकी तफ्तीश राजन की मर्जी के मुताबिक जा रही है। तुमने इतना बड़ा नतीजा किस बात से अखज कर लिया? मैंने कदरे हैरत से पूछा। थोड़ी देर पहले की खबरों में बताया जा रहा था कि लूप बोरी का वाकया डकैती में मुजाहमत की कोशिश का नतीजा है। गजाला ने चुभते हुए लहजे में बताया, क्या यहाँ की पुलिस वाकई इतनी नकम्मी है कि इसे आसान तरीन रास्ते के सिवा और कोई राह नजर नहीं आती? मैंने हैरत से कहा, सब कुछ नजर आता होगा, मगर चश्मपोशी भी कोई चीज है। जब बैंकॉक का पुलिस कमिश्नर हाथ बांध कर राजन के सामने खड़ा रहता है तो लूप बोरी जैसी छोटी जगह के सरकारी अहलकार किस गिनती में हैं, वो वही देखेंगे जो राजन इन्हें दिखाना चाहता है। वहाँ से कौन सा खजाना लुटा है जो इसे डकैती की वारदात बना दिया गया? कहा जा रहा है कि नारायण प्रसाद शर्मा के पास एक छोटे ब्रीफ केस में 10 लाख बात की रकम मौजूद थी। इस ब्रीफ केस का कहीं सुराग नहीं मिला। ये बकवास है। मैंने इसकी बात काट कर कहा, सैटेलाइट फोन वाले ब्रीफ केस को रकम से भरे हुए ब्रीफ केस का नाम दे दिया गया है। वो राजन के कब्जे में है। मैं खबर
सुनते ही ये बात समझ गई थी। गुजाला हंसते हुए बोली, कहानी यूं बनाई गई है कि राजन के ड्राइवर ने डाकुओं को रोकने की कोशिश की, इन्होंने इसे गोली मार दी। ड्राइवर का ये हशर देखकर शर्मा खौफजदा हो गया। डाकुओं से अपनी जान बचाने के लिए वो पिछले रास्ते से खेतों में निकल गया। डाकू रकम का ब्रीफ केस लेकर भाग गए। शर्मा भटक कर जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ जंगली दरिंदों ने इसे अपनी खुराक बना लिया। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। ये कहानी राजन की मर्जी के मुताबिक बनाई गई है। किसी को ये पूछना चाहिए था कि शर्मा इतनी बड़ी रकम क्यों साथ लेकर घूम रहा था। हो सकता है कि राजन ने एक तीर से 2 शिकार किए हों। युवराज पाकिस्तान से खाली हाथ यहाँ नहीं आया होगा। डकैती की आड़ में राजन इसकी रखवाई हुई रकम पी जाएगा। वो शर्मा के नाम से मरा है, इसलिए शुभराज की किसी रकम का सवाल पैदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि 10 लाख की रकम ज़ेबे दास्तान के लिए डाली गई है। इस खबर के लिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ। टेलीविजन देखती रहा करो ताकि हमें अपने दुश्मनों के रुख का अंदाजा रहे। जरूरत पड़ने पर राजन को इस कहानी की खामियां समझाकर खासा हरासा कर सकूंगा। मैंने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, बकिया वक्त मैंने कमरे में रहकर गुजारा। मेरे गैर हाजिरी में गुजाला होटल की फार्मेसी से मेरे लिए एक क्रीम और कोई होम्योपैथिक दवा ले आई थी। दवा खिलाने के साथ वो थोड़े थोड़े वक्फे से मेरे चेहरे के नीले निशानात पर क्रीम लगाती रही, जिसके नतीजे में वो निशान तेजी से मुंदमिल होने लगे। 3 घंटे बाद अव्वल खान का फोन आ गया। इसने बताया कि मेरी हदायत के मुताबिक हूपर की लाश को हैदराबाद के नवा में बहने वाली एक नहर में छोड़ दिया गया था। कराची में STF के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। किसी और महकमे या इदारे से हेलीकॉप्टर हासिल करने की कोशिश की जाती तो इसमें वक्त के ज़िया और बाद फैलने का खतरा था। वो एक अहम गैर मुल्की की लाश का मामला न होता तो अव्वल खान हर खतरा मोल ले लेता। हूपर के मामले में वो हर एहतियात पर कारबंद रहना चाहता था। इसने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।